यूपीपीसीएस 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसमें कि कुछ इम्पोर्टेंट्स डेट्स हम देख लेते हैं। इसके बाद जो अभी बचा हुआ टाइम है, यानी कि जैसे अभी मैं अगर इसको पूरा एक महीना ऐड करूँ तो जुलाई का महीना हो जाएगा। इसके अलावा जो टाइम बचेगा वो प्रीलिम्स का है, जैसे कि प्रीलिम्स का है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। इसके बाद आपका 6 दिसंबर को एग्ज़ाम है। ठीक है, तो पहले हम एक बार सिलेबस को जस्ट नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। इसके बाद फिर हम सिलेबस को देखेंगे। सिलेबस के बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में फिर सिलेबस को डिटेल में समझेंगे। फिर इसके बाद हम उसको मेंस का जो सिलेबस है, मेंस के कीवर्ड्स के साथ समझेंगे। यानी कि जो जुलाई का महीना है, यहाँ पे हम पूरी तरह से मेंस ओरिएंटेड रहेंगे। इसके बाद फिर प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डेट है ये 25 जून से शुरू हो चुका है और 27 जुलाई तक ये आपको फॉर्म भरना है। यानी कि लगभग 30 डेज या 30+ डेज जो है आपको मिलते हैं। ठीक है, OTR आपको मैंडेटरी है, यानी कि अगर आपने ये फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हैं तो सबसे पहले आपको OTR करना पड़ेगा। OTR कैसे करेंगे, ये आपकी वेबसाइट है otr.pariksha.nic.in। ठीक है, तो यहाँ से देन फिर आपको एक OTR नंबर मिलेगा। फिर आपको फॉर्म जो है फाइनल वो यूपीपीसीएस की वेबसाइट से ही आपको भरना होगा। इसके अलावा यहाँ पे और कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सारा बता रहा है कि भाई OTR करने के बाद फिर आप किस तरह से प्रोसेस करेंगे। तो जैसे ही आप यूपीपीसीएस की साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे ये ऑप्शन आएगा, उसके बाद ये 3 है, तो ये फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे आपको आसानी से दिख जाएगा। ठीक है, इसके बाद हाँ, यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की फ़ीस बहुत कम रहती है, जस्ट लाइक यूपीएससी है ना। यूपीएससी और यूपीपीसीएस की फ़ीस ऐसे ही रहती है लगभग। तो ये 125 है जनरल कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और वीकर सेक्शन के लिए और ओबीसी के लिए। इसके अलावा फिर रिजर्वेशन के आधार पर जो है यहाँ पे फ़ीस कैटेगराइज की गई है। ठीक है, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी है, 500। ये बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, ये पूरी तरह से डिपेंड करता है आयोग के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई बढ़ेंगी, तो मान के चलते हैं कि ये 1000 के आसपास जा सकती हैं और लास्ट टाइम भी शायद सीटें काफ़ी बढ़ी थी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे लेवल के आधार पे दिया हुआ है, बहुत काम का नहीं है अभी। ठीक है, रिजर्वेशन जो है आपका, रिजर्वेशन जो है उत्तर प्रदेश से है। तो अगर आप SC हैं उत्तर प्रदेश के, ST हैं उत्तर प्रदेश के, OBC हैं उत्तर प्रदेश के और EWS हैं, तो ही आपको रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, और इसके अलावा जो है जैसे एक्स सर्विसमैन है तो आप उत्तर प्रदेश के हैं, PH हैं उत्तर प्रदेश के, आउट स्पोर्ट्स पर्सन है ना। इन सब सारी चीज़ों पे आपको यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है, इसके अलावा फिर जो है रिजर्वेशन का जो रूल है, जैसे कि अभी आगे आपको मिलेगा। ठीक है, मैरिटल स्टेटस में आपकी शादी हो गई है, नो प्रॉब्लम, बट आपके पास जो है मोर देन 1 वाइफ, या अगर आप फीमेल हैं तो मोर देन 1 हस्बैंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है तो आपको राज्यपाल महोदय से परमिशन लेनी होगी। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है कि कुछ स्पेसिफिक पोस्ट हैं और इनके लिए आपको कुछ स्पेसिफिक जो है क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है। जैसे प्रिंसिपल है, अब यहाँ पे जो चीज़ें लिखी गई हैं वहाँ पे अथवा नहीं लिखा हुआ है ना। यहाँ कहीं भी आप देखेंगे तो अथवा नहीं लिखा है, यानी कि OR नहीं लिखा है। जैसे कि आपको PG होना चाहिए कि इसमें किसी भी डिग्री में कहीं से भी, और आपका B.Ed होना चाहिए। फिर इसके बाद जो है आप हाई स्कूल इंटर स्कूल में जो है आप टीचर रहे हो कितने साल, 3 साल।
ये चीज़ें तो होनी चाहिए। अगर इसके अलावा ये इतना है तो आपको ये प्रेफरेंस जो है थोड़ा सा यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से ये भी है, शिक्षा परिषद में जो है आप काम करते हैं यहाँ पे, तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपके पास। फिर ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो यहाँ पे आपको प्रेफरेंसेस मिलेंगे। फिर सीनियर डाइट लेक्चरर में जो है आपका पोस्ट पीजी होना चाहिए यहाँ भी, है ना, और प्रेफरेंस है अगर आपका पीएचडी और एमएड है। तो इस तरह से कई सारी जो है वैकेंसी हैं जो थोड़ा सा स्पेशल पोस्ट वाली है। जैसे ये एफएसओ है, फूड सेफ्टी ऑफिसर का, तो एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, ये सब सारी चीज़ें दी गई। फिर डिस्ट्रिक्ट जो है प्रोबेशन ऑफिसर का है, असिस्टेंट कंट्रोल लीडर, तो ये सब सारी चीज़ें आप अपने डिग्री या एजुकेशन के आधार पे देख सकते हैं। जो मेन चीज़ है वो मैं बस बात कर रहा हूँ इस पर। फिर यहाँ पे डीएसपी है, कुछ फिजिकल मानक है, मेल के लिए इतना है, फीमेल के लिए, और एससी एसटी फीमेल, ये सब सारा। तो यानी कि मेल अगर आप हैं तो जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, एससी हैं, तो यहाँ पे 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और अगर आप एसटी हैं तो 160 में हो जाएगा फीमेल। और तो ये इस तरह से आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, और यहाँ पे ऐसा कुछ बहुत हाँ, इसके बाद फिर यहाँ पे आता है आपका सर्टिफिकेट। देखिए अभी स्टार्टिंग इसकी 25 हुई है और आज है 29, ठीक है, यानी कि ऑलरेडी 4-5 दिन हो गए हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपने अभी तक इस सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है, जो कि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है ना, 1 महीना टाइम मिला है जिसमें कि 4-5 दिन जा चुके हैं, तो टाइम बहुत कम है। तो आप सबसे पहले ये अपने सर्टिफिकेट के लिए जिस कैटेगरी का भी आपको बनवाना है, ईडब्ल्यूएस का बनवाना है, ओबीसी का बनवाना है, तो ये आप बनवा लें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। फिर कई बार क्या होता है कि फॉर्म जो है नहीं भर पाते हैं, तो इस वजह से ये प्रारूप दिया हुआ है, यहाँ से प्रारूप देख सकते हैं, प्रारूप के आधार पर आप फॉर्म यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा आज का मेन काम। मेन काम मतलब आगे हम क्या करेंगे अगले 30 दिन, मैं यहाँ पे आपको अगले 5 मिनट में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए ये है आपका प्लान ऑफ एग्जामिनेशन। जैसे कि यूपीपीसीएस का जो एग्ज़ाम है 3 स्टेप में होता है, प्रीलिम्स होता है, यहाँ पे मेंस होता है और इंटरव्यू होता है, ठीक है। प्रीलिम्स पूरी तरह से आप ऑब्जेक्टिव और मल्टीपल होता है, जिसमें कि ये प्रीलिम्स का एग्ज़ाम लिखा हुआ है, इसमें टाइमिंग लिखी है कब से जो है, मतलब 2 पेपर होते हैं, एक पहला पेपर यहाँ से और सेकंड पेपर जो है ये 9 से 11:30, 9:30 से 11:30 होता है, और ये 2:30 से 4:30 बजे के बीच में होता है। और तो ये एग्ज़ाम का पूरा पैटर्न है प्रीलिम्स का, इसको मैं आपको अलग से बता दे रहा हूँ। ये जो ऑब्जेक्टिव होगा 150 और 100 नंबर का होगा। यहाँ पे आपका जीएस का पेपर होगा और यहाँ पे आपका सी साइड का पेपर होगा, ठीक है। दोनों में अगर आप कुछ मतलब गलत करते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है 33 की, यानी कि अगर आपने 3 सवाल सही किए, सॉरी 3 सवाल अगर आपने गलत कर दिए तो उसके बदले में आपका एक जो सही सवाल है उसको भी काट लिया जाएगा, ऐसा ये प्रोसेस है। इसके बाद है मेंस, थोड़ा सा लंबा है, जैसे कि आपका 150 नंबर का हिंदी है, फिर एसे का है, फिर इसके बाद जो है आपके 6 पेपर हैं किसके, जीएस के, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। इससे पहले यानी कि 2023 से पहले ये 2 पेपर नहीं होते थे। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपका ऑप्शनल हुआ करता था, ठीक है। अब ये ऑप्शनल नहीं है, ठीक। अब ये 4 पेपर हैं, 4 पेपर को मैं जस्ट एक ब्रीफ कर दे रहा हूँ। इसके बाद हम इसको बहुत डिटेल में एक एक कीवर्ड के साथ, क्योंकि मेंस में अगर आपके कीवर्ड को ठीक से पकड़ लिया, समझ लिया, तो फिर लगभग उसी के आसपास ही सवाल बनाए जाते हैं। बट मैं इसको जस्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जैसे कि जीएस पेपर 1 में क्या है, आपका हिस्ट्री है, जियोग्राफी है और सोसाइटी वाला पार्ट है। सेकेंड पेपर में जो मेजर सब्जेक्ट है आपका पॉलिटी है, आईआर है, सोशल इश्यूज। इसी तरह से जो है आपका जीएस पेपर 3 में क्या है, जीएस पेपर 3 आपका एनवायरनमेंट है, इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर है और डिजास्टर मैनेजमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी भी है,
ठीक है। इसके अलावा फिर ये जीएस पेपर 4 पूरा आपका एथिक्स है, और ये 5 और 6 यानी कि यहाँ पे 7 8 लिखा हुआ है, बट ये जीएस पेपर 5th है और 6th है ना। यहाँ पे ये पूरा यूपी स्पेशल का है। तो ये आपका इस तरह से यहाँ पे पेपर को जो है कैटेगराइज किया गया है। फिर आपका 100 नंबर का जो है इंटरव्यू होता है, और इसमें आपके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। अब मैं यहाँ से मतलब अब जो हमारा अगला मतलब एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ मैं बेसिकली, वो 30 डेज की। इस सीरीज़ में हम जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तो ठीक है, प्रीलिम्स का है, प्रीलिम्स पे अभी बहुत ज़्यादा फोकस नहीं रहेगा। हम यहाँ पे बात करते हैं मेंस की। देखिए ऐसे का पढ़ाई नहीं किया जाता, मतलब ऐसे आप बहुत शुरू से नहीं तैयार करते हैं। सबसे पहले आपके जीएस पेपर जो भी हैं 5-6 हैं, अगर आप जीएस पे ठीक से अपनी पकड़ बना लेते हैं तो फिर ऐसे आपको लिखना आ जाएगा। जैसे बहुत सारी इवेंट है, आपको गांधी से जोड़नी होगी, आईआर से जोड़नी होगी, करंट अफेयर से जोड़नी होगी, वो कब कर पाएंगे, जब आपके जीएस सारे जीएस पेपर तैयार हो जाएंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर, सैलिएंट एस्पेक्ट, आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम। बस आपको प्राचीन भारत में सिर्फ इतना ही पढ़ना है। यानी कि यहाँ पे 3 कीवर्ड हैं, आर्ट फॉर्म है, लिटरेचर है और आर्किटेक्चर है। आर्ट फॉर्म में जो भी चीज़ें आती हैं, लिटरेचर में जो भी आता है, और आर्किटेक्चर। यहाँ पे कहीं भी युद्ध नहीं दिया है, राजनीति नहीं दिया है, तो इस तरह से कुछ भी नहीं दिया गया है। ठीक है। अब लिटरेचर में ही आपको वहाँ का उस समय का जो है एजुकेशन सिस्टम क्लियर होगा। सोसाइटी के बारे में अगर कुछ लिखा गया है तो वो भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें 3 कीवर्ड को ठीक से पकड़ना है, समझना है ना। और इसी से हमारा पूरा एंशिएंट हिस्ट्री कवर हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा कि आर्ट फॉर्म, लिटरेचर और आर्किटेक्चर, इनसे मेंस में यूपी पीसीएस ने 2018 से लेकर 2025 तक किस तरह से सवाल बनाए हैं उनको हम लेंगे। इसके बाद हमें एक मैप आएगा, उसको मैं उसका मैप आई थिंक मैपिंग सीरीज करके ही मैंने उसको बनाया है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको पता चलेगा कि भाई इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा आपको कुछ यहाँ बाहर नहीं जाना है ना। जब आपके पास एक सिलेबस हो जाता है और पीवाईक्यू हो जाते हैं, तो सिलेबस एक टार्च की, ये दोनों एक टार्च की तरह काम करते हैं, और आपको एक लाइन देते हैं कि भाई बस इतना ही करना है। ठीक है। तो इसी तरह से मैंने एक एक सिलेबस को, यानी कि जैसे यहाँ पे लिखा है मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो मैंने इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाया हुआ है। तो ये आज इस चैनल की पहली वीडियो है। पहली वीडियो का मतलब ऐसा है कि इस चैनल पे पहला है। इसके अलावा मैं कई चैनल पे, मतलब मेरे ही चैनल थे, मैंने कुछ कंटेंट पढ़ाया था, कुछ प्राइवेट थे, कुछ पब्लिक थे, बट ये पब्लिक चैनल है। ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से जैसे ह्यूमन माइग्रेशन है, रिफ्यूजी प्रॉब्लम, तो इस पे, इस कीवर्ड पे, ह्यूमन माइग्रेशन और रिफ्यूजी प्रॉब्लम पे कभी यूपी पीसीएस ने सवाल बनाया है क्या? तो इस चीज़ को हम देखेंगे। पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट पे कुछ आया है क्या? ये जो टाइप ऑफ पैटर्न है, जैसे कि अर्बनाइजेशन, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज। यूपीएससी में एक बार सवाल पूछा था कि स्मार्ट विलेज, सॉरी स्मार्ट सिटी जो है बिना स्मार्ट विलेज के सर्वाइव नहीं कर सकते, ऐसा कुछ सवाल था। तो इनके दोनों के बीच में जो इंटरलिंकेज है उसको हम ठीक से समझेंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पे फाइनेंस कमीशन के बारे में, सेंटर स्टेट फाइनेंस रिलेशन का है सारा कुछ। एग्रीकल्चर का क्या इशू है, हॉर्टिकल्चर का, फॉरेस्ट्री का, और एनिमल हस्बेंड्री का जो है क्या इशू है, इन सब चीज़ों को, जैसे टेररिज्म, करप्शन, इंसर्जेंसी, ऑर्गेनाइज क्राइम, इनके बीच में जो इंटरलिंकेज है उसको देखेंगे। और आपको यहाँ पे इस मतलब ये पेपर को, पीवाईक्यू को ठीक से एक बार एक्सप्लेन करने के बाद मैं कोशिश करूँगा कि इसी 1 महीने में मैक्सिमम सब्जेक्ट जो है हम एक बार जस्ट गो थ्रू हो लें। मतलब 3 से 4 घंटे की अगर एक लेक्चर बनता है, जैसे कि अभी यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी का जो है जो टॉपिक है ये इतना, इसको 5 से 5 घंटे में कवर किया जा सकता है। एग्रीकल्चर के जो इशू हैं खास करके, तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, और ये उत्तर प्रदेश के कॉन्टेस्ट में, इंडिया के कॉन्टेस्ट में, दोनों में देखा जा सकता है। सिर्फ यहाँ पे कुछ और नहीं देखना है, यहाँ पे लिखा है इशू, क्या प्रॉब्लम्स हैं एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, और फॉरेस्ट्री और एनिमल हस्बेंड्री में। तो इनकी जो प्रॉब्लम है लगभग थोड़े बहुत जो है प्लस माइनस करके हम देखेंगे, सबके सेम ही है ना। तो फिर इसके बाद एथिक्स हो गया। अब देखिए, जब हम जीएस पेपर 1 से लेकर के जीएस पेपर 4 तक पढ़ लेंगे,
उसके बाद ये 5th पेपर जो है आपका बहुत सारा जीएस पेपर 1 से कवर होगा, या 2 से, या 3 से, या 4 से, जैसे सॉरी 1 से 3 से। ऐसा क्यों? हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, कल्चर, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। जब आप प्राचीन भारत पढ़ेंगे भारत का, तो उस समय उत्तर प्रदेश का भी प्राचीन भारत आएगा। भाई आप जो है मगध वाला जो है, ठीक है, उसका कुछ बहुत सारा रिलेशन जो है आपका उत्तर प्रदेश से भी था। महाजनपद लगभग 8 जो है महाजनपद उत्तर प्रदेश से थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट सिटी भी देखेंगे, जैसे हर्षवर्धन का जो टाइम है वो उत्तर प्रदेश काफ़ी सारा जो है, जैसे कन्नौज वाला एरिया है ना। ट्राई पार्टी जो स्ट्रगल रहा है, त्रिपक्षीय संघर्ष, तो इस तरह से देखेंगे जो वर्ल्ड की, मतलब जो इंडिया की हिस्ट्री है उसके साथ अलाइन करता है उत्तर प्रदेश का इतिहास। तो इसलिए पहले पेपर 5 और पेपर 6 नहीं पढ़ना है। इससे होगा ये कि आप मैक्सिमम चीज़ों को फैक्ट बेस्ड पे पढ़ेंगे कि भाई हाँ आर्किटेक्चर क्या था, अब यहाँ पे आर्किटेक्चर सिग्निफिकेंस। अब ये बताइए कि अगर आपने आगरा के बारे में पढ़ा है, तो आगरा को तो हम मिडाइवल में पढ़ते हैं, है ना, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी या कुछ भी हो। तो जैसे ही जो है यहाँ का लखनऊ का जो है इमामबाड़ा हो, तो जब हम उसको पढ़ते हैं तो उसके साथ ही वो चीज़ें हो जाएंगी। तो यानी कि पेपर 5 बहुत हद तक जो है आपका सिर्फ जीएस पेपर 1, 2 और 3 को कवर करने के बाद ही ये आसानी से जो है कवर हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एमिनेंट फ्रीडम फाइटर ऑफ एंड पर्सनालिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। तो जब भी हम जैसे चौरी चौरा कांड पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश की जो भी घटनाएं हैं, हम जब चूँकि एक बार हम सिलेबस देख लेंगे, तो सिलेबस देखने के बाद जब हम उत्तर प्रदेश की घटना हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में आएगी या मिडाइवल में आएगी या एंशियंट में आएगी, उसको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे, है ना, उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे। और वहीं पे इस सिलेबस को भी जो है कीवर्ड को भी एक्सप्लेन करेंगे कि भाई देखो ये हमारे जीएस पेपर 5 में भी है। यानी कि अगर हम जैसे कि चौरी चौरा कांड हो गया, या जो है आपका काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया, उसमें जो लोग, जिन हमारे लीडर्स को पकड़ा गया था, जिनको फांसी दी गई थी, तो वो तो नेशनल हीरो है ना। तो बस ये है कि नेशनल हीरोज़ को थोड़ा सा और ठीक से हमें पढ़ना है। कई बार हो सकता है इंडिविजुअल पूछ ले, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में, है ना, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में पूछ सकता है। तो जो हमारे लीडर्स रहे हैं उनकी कुछ फिलॉसफी और ये सब सारी चीज़ें जो है, तो इनको हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ठीक है, ये सब एक एक कीवर्ड पे मैंने जैसे ये है एक टूरिज़्म उत्तर प्रदेश इशू, बस एक लाइन का सिलेबस है और इसको मैक्सिमम 2 लाइन में ही कंप्लीट किया जाना चाहिए। अब एनजीओ के ऊपर हमको रिसर्च नहीं करनी है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन ऑफ यूपी डेवलपमेंट, ये सब स्टेट एजुकेशन ऑफ वो हेल्थ एंड मेडिकल, तो ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं जो बहुत आराम से क्लियर हो जाएंगे, कर लिए जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।